और जगदेव बाबू का नारा क्या था? 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अब तो हम ऐसे भारत में हैं कि 20-25 साल के ऐसे अनपढ़ और कुपढ़ लोग जटा बढ़ाकर, भगवा और तमाम तरह का कपड़ा पहनकर, बिना पढ़ाई लिखाई के बाबा बन के पर्चा पढ़ रहे हैं और इस देश की सरकारें बैठ करके ऐसे फेक बाबाओं के सामने झुक रही है ताकि 24 का चुनाव जितवाने में ये पाखंडी बाबा उनकी मदद कर दें। हम एक ऐसे राजा को याद कर रहे हैं जिसने जब तलवार उठाई तो खून की नदी बह गई, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो मोहब्बत का सागर भर गया और उसने अखंड भारत का एक नया भारत बनाया कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। कि जगदेव बाबू की जाति के लोग भी संविधान बदलने वाले लोगों के साथ खड़े होकर आज जगदेव बाबू को याद करें। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। अशोक स्तंभ को और उनके जो प्रतीक हैं, जो धम्मचक्र प्रवर्तन का चक्र है, उसको भी आज खतरे में डालकर इस देश का संविधान बदलना चाहता है। इसलिए सम्राट अशोक के वारिसों, आपके सामने सबसे बड़ा खतरा आपके इतिहास को मिटा देने का है। और इतना जलील तो कोई और नहीं हुआ होगा जितना अपमान इस देश में जगदेव बाबू का किया गया। और जब पानी मांगने पर उनके ऊपर पेशाब किया गया तो मुझे लौट कर वो बात समझ में आई कि प्रकृति में कहीं भी अगर जगदेव बाबू होंगे तो उस दिन भी रोए होंगे। हमारे लिए बुद्ध को याद करने का मतलब अपने ऐसी वैचारिक जड़ को याद करना है जिसने पूरी दुनिया के इंसान को इंसान के बराबर समझ करके मोहब्बत और प्रेम का पैगाम दिया, समानता और न्याय का पैगाम दिया। और हमारी किताबों में कहा जाता था, लिखा पढ़ा, द लाइट ऑफ एशिया। मैं बुद्ध को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि द लाइट ऑफ ग्लोब, यानी दुनिया में ज्ञान और तर्क, प्रज्ञाशील करुणा की सबसे उज्जवल मशाल का नाम है तथागत बुद्ध। इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले याद करता हूं। और आज जिस सबसे बड़े नायक द ग्रेट सम्राट अशोक को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद ने कार्यक्रम रखा है। आज बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है और आज के दिन हम सम्राट अशोक को याद कर रहे हैं। बिहार में आकर के बाबू जगदेव प्रसाद को याद करना, और उनको भी कहा जाता था कि वो बिहार लेनिन है, समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी मशाल जिसने इस देश के सबसे कमजोर हाशिए पर ढकेल गए लोगों के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया था। जिस एक शब्द से उन्होंने अपनी पार्टी का ही नाम बनाया, शोषित दल, यानी शोषित का इस्तेमाल किया और श्रमजीवी का इस्तेमाल किया करते थे। बाबू जगदेव प्रसाद आज के दिन शहीद हुए। मैं उस दिन को याद करना चाहता हूं। ऐसे बिहार में बहुत पीछे इतिहास में न जाएं, इसी बिहार में 1930 के आसपास त्रिवेणी संघ बना। ऐसे बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद जब काम कर रहे थे तो अर्जक संघ आया। समाज दल का नाम महामना राम स्वरूप वर्मा के संगठन का था, शोषित दल जगदेव बाबू का था। दोनों ने एक होकर के 70 और 80 के दशक में शोषित समाज दल बनाया।
इस छोटे से इतिहास को याद करना, बिहार में खड़े होकर उस यात्रा को याद करना है जिसमें इसे बिहार के पुराने लोग जानते होंगे, जो इतिहास को जानता है वो जानता होगा। घोर सामंती जातिवादी लोगों का कब्जा इस बिहार में हो गया। एक प्रथा है जिसका नाम है डोला प्रथा, आप पुराने लोग जानते होंगे। डोला प्रथा को याद करना इसलिए जरूरी है, इज्जत आबरू मान सम्मान की बात करने वाले लोग जिस देश में ये बात कहकर के खुद को गौरवान्वित करते हैं कि यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां नारी को समान अधिकार तक नहीं मिला, पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिला, फिर भी इज्जत का सारा ठीकरा नारी के ऊपर फोड़ा गया। ऐसे वक्त में डोला प्रथा क्या प्रथा थी? आप शादी विवाह करें तो शादी विवाह करने के बाद दुल्हन को कौन लेके जाएगा ये आपको पता ही नहीं, और आप रोक भी नहीं सकते थे। ये बहुत कड़वा इतिहास है और इस बिहार के लोगों ने उसके खिलाफ क्रांतिकारी ढंग से लड़ाई लड़ी और उस प्रथा को बंद कराया। इसलिए मैं बिहार की जमीन को उम्मीदों की जमीन के रूप में देख रहा हूं। और वहां से एक बात याद करते हुए जब कह रहे हैं बिहार लेनिन जगदेव बाबू बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए और जब घर छोड़ दिया और सीधे सामाजिक काम में लग गए और हर जगह केवल शोषित कमजोर वंचित की बात करते थे। दुनिया में सबसे बड़े विचार के रूप में लोग मार्क्सिज्म को भी मानते हैं और बिहार लेनिन जगदेव बाबू कहते थे कि अगर कार्ल मार्क्स भारत में पैदा हुए होते तो वो वर्ग संघर्ष को जाति संघर्ष के रूप में कहते, क्योंकि भारत में जो सर्वहारा है, जो सबसे वंचित और शोषित कर दिया गया है, उसका आधार जाति बनाई गई है। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वो कहते थे कि 10% लोग पर 90% लोगों का शासन है। वो 10% लोग 90% के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ का इतिहास पता नहीं अब बिहार में कितना जिंदा है। हमारा आज का विषय है मौर्यकालीन भारत, स्वर्णिम भारत का निर्माण क्यों और कैसे। तो अभी मौर्यकालीन पर आने के पहले, क्योंकि वो तो 2500 साल हो जाएगा, मेरा मन है कि जरा 50 साल पहले जो भारत था संघर्षों का, उसको तो याद कर लिया जाए। जितना संघर्षों से वो हासिल था वो अभी हमारे सामने लुट गया है, सीधी सी बात यह है। और उन लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, शोषित समाज दल और अर्जक संघ की लड़ाई, त्रिवेणी संघ की लड़ाई, और त्रिवेणी संघ को बदनाम किया गया कि वो 3 जातियों का संगठन है। और याद है ना वो 3 जातियां कौन सी थी? इस देश में यह भी कहा जाता है कि ओबीसी लोगों का कोई आंदोलन ही नहीं रहा, और यहां राजा तो दुनिया में बहुत हुए। राजाओं का इतिहास अपनी प्रजा के शोषण का इतिहास है। कभी किसी राजा की तलवार प्रजा के शोषण में उठी तो जब भारत आजाद हुआ तो जितने राजघराने थे उनमें से अधिकांश की तलवारें अंग्रेजों के सामने उनके दरबार में गिरवी रखी हुई थी। तो राजाओं के इतिहास में हम एक ऐसे राजा को याद कर रहे हैं जिसने जब तलवार उठाई तो खून की नदी बह गई, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो मोहब्बत का सागर भर गया और उसने अखंड भारत का एक नया भारत बनाया। तो एक राजा है, उसको वैसे याद करेंगे। मैं इस देश में 2 ही राजा को राजा के रूप में याद करता हूं, एक सम्राट अशोक और दूसरे छत्रपति शाहू जी महाराज। लेकिन उसके पहले जो हुआ हमारे इसी देश में, इसी बिहार में, त्रिवेणी संघ को आप जानते नहीं होंगे, पता नहीं पुराने लोग जानते होंगे, और अर्जक संघ को लोग जानते होंगे। वो क्या नारा था, और पूरा समाजवादी आंदोलन उसी नारे से बना।
मैं उस नारे को क्यों याद करता हूं? क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा वक्त लेकर के जो बात कहूं वो हो सकता है इस नारे में बहुत कम वक्त में हो। और नई पीढ़ी के लोग, इस सभागार का एक आलोचना मैं करूं कि अगर यहाँ बैठे हुए लोगों की औसत उम्र निकाली जाए तो वो 50 के ऊपर होगी। पुराने लोग यहाँ हैं और हमारा नौजवान रास्ते भर आया, कम से कम 10 जगह तो भागवत कथा हो रही थी। मुझे डर है कि हमारे बीच का नौजवान कहीं कांवड़ और कहीं कथा सुनने तो नहीं गया है, इसलिए बुजुर्ग और अधेड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को भी इस सम्मेलन में जरूर ले आया करें। अब इसको आप कैसे बना सकते हैं ये आप विचार करिएगा। ऐसे वक्त में समाजवादी आंदोलन का नारा था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। अब यहां से मैं जगदेव बाबू को याद कर रहा हूं। 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। अब कल्पना करिए इज्जत का सवाल वहां क्यों था? क्योंकि जाति देखकर बेइज्जती का समाज बनाया गया था। अपमान और जलालत जाति देखकर होती थी। और आज भी बहुत सारे इलाके में 5 साल 10 साल का बच्चा है तो उसकी जाति देखकर कोई 50 साल 60 साल का व्यक्ति भी पैर धोने के लिए बैठ जाता है उसकी जाति की वजह से। और अब तो हम ऐसे भारत में हैं कि 20-25 साल के ऐसे अनपढ़ और कुपढ़ लोग जटा बढ़ाकर, भगवा और तमाम तरह का कपड़ा पहनकर, बिना पढ़ाई लिखाई के बाबा बन के पर्चा पढ़ रहे हैं। और इस देश की सरकारें बैठ करके ऐसे फेक बाबाओं के सामने झुक रही है ताकि 24 का चुनाव जितवाने में ये पाखंडी बाबा उनकी मदद कर दें। आरती उतार रहे चुने हुए प्रतिनिधि, किसकी? जिसकी डिग्री का पता नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री के वो तो विवाद होता है कि डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं है। यहां तो डिग्री का पता ही नहीं, फिर भी वो बाबा बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और इसलिए मैं कलम और किताब के इतिहास को याद कर रहा हूं और तब जगदेव बाबू के और पूरे अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ के नारे को याद कर रहा हूं। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। मानवर कांशीराम से कई लोगों ने कहा कि आप कुछ किताबें भी लिखा करिए। मानवर कांशीराम ने कहा कि किताबें जोड़ने का काम हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर कर गए हैं, मुझे अब लोगों को जोड़ना है। जितना उन्होंने लिख दिया है वही मैं लोगों तक पहुंचा दूं, तब भी बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं जगदेव बाबू और तमाम लोगों को याद करना केवल उनके शहादत दिवस और उनके जन्म जयंती के दिन याद करने की जरूरत नहीं है। आप पटना में घूम कर जाइए और देखिए कि जगदेव बाबू की जाति के लोग भी संविधान बदलने वाले लोगों के साथ खड़े होकर आज जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। मैं वो सवाल आपके सामने उठाना चाह रहा हूं। वो भी तो जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। बड़ा बड़ा होल्डिंग है और आपसे ज्यादा पैसा उनके पास है, आपसे ज्यादा ताकत उनके पास है। एक बार विचार करिएगा, जगदेव बाबू की विरासत और उनकी जाति के लोग, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव की जाति के लोग अगर वहां बैठकर मनुस्मृति लागू करने वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं तो जैसे उनकी आलोचना होनी चाहिए, वैसे जगदेव बाबू की विरासत के लोग अगर संविधान बदलने वाली पार्टियों में केवल मंत्री पद, विधायक बन जाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं, इसके लिए अगर समझौता कर लिए तो उनको कोई हक नहीं है अपनी जबान से जगदेव बाबू को याद करने का। यह अपमान है जगदेव बाबू का। विचारधारा की कोई कीमत ही नहीं रही। इस बात का भी विचार करिएगा कि अपनी अपनी जाति के लोगों को याद करके कोई कहीं भी, अरे केंद्र में जाति नहीं, केंद्र में विचार है। क्योंकि त्रिवेणी संघ के लोगों ने 3 जाति के लोगों को कह करके उनको अपमानित किया, लेकिन उन्होंने जब नारा दिया तो 90% लोगों की बात की थी। जगदेव बाबू ने तो अपने नाम के आगे से कुशवाहा शब्द हटा दिया था, इसलिए कि कुशवाहा नाम पर वोट लेने के लिए उनका इस्तेमाल वो लोग भी करेंगे। बताइए सही है कि नहीं? पेरियार ललई सिंह यादव ने अपने नाम के आगे से यादव हटा लिया था, जगदेव बाबू ने अपने नाम के आगे से कुशवाहा हटा लिया इस दिन रात के लिए। कोई आएगा और कहेगा कि पता नहीं किसके वंशज हैं हम। अरे हम कह रहे हैं कि अगर वंशज ही जोड़ना है तो जगदेव बाबू से लेकर कहो कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। इससे बड़ा गौरव की बात और कोई है ही नहीं। कोई दूसरा वंशज आपका हो ही नहीं सकता। और तब उन्होंने 90% लोगों के लिए नारा दिया भाई जगदेव बाबू का कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और मिले न दाम।
जो समता, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। ये किसने लिखा था? आपके इतिहास में ये बात थी। और तब जगदेव बाबू का सबसे प्रिय नारा, मैं केवल इतनी बात आपको याद दिलाने आया हूं। समाजवादी आंदोलन में एक नारा लगा कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा तो लोहिया जी से नाराज हो गए थे, अलग हो गए थे। पुराने लोग इतिहास जानते होंगे। उन्होंने कहा कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 आप कह रहे हो और टिकट दे रहे हो उनको। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, राजनीतिक बात समझदार लोग समझ जाएंगे। तब जाकर के उन्होंने क्या नारा दिया कि 100 में 90 शोषित हैं। यही विचार, यही केंद्र में मेरे हैं। हम अपने अपनी जाति के लोगों के नायक बना करके उनको पूजेंगे। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच का, कितना खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। हर विचार और हर तरह के लोग जब एक मंच पर खड़े होते हैं तब यहां से वो पैगाम होता है जो वाकई ऐसे नायकों के साथ सही श्रद्धांजलि है, उनको सही तरीके से याद करना। समाजवादी आंदोलन का नारा केवल पिछड़ा पावे 100 में 60 था, और जगदेव बाबू का नारा क्या था? 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा जगदेव बाबू का था। जगदेव बाबू अपनी जाति के नेता नहीं थे। जगदेव बाबू 90% लोगों की बात करते थे। और क्या कहते थे? जो भी हाथ से श्रम करता है ना, मेहनत करके जीता कमाता है, वो सब 90% शोषित में आता है, श्रमजीवी में आता है। और आज हम सब जातियों में बंट गए और अलग अलग जातियों की पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का आपके जाति का नेता आपका वोट ले जाएगा, उनकी जाति का नेता उनका वोट ले जाएगा, और उसको एक जगह पद नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल के दूसरी तरफ चला जाएगा। ये भी तो बात सच्चाई यहां से कहनी है। आज अगर जगदेव बाबू होते तो क्या कर रहे होते? क्या जगदेव बाबू ये देख करके खुश हो रहे होते कि जिस समाज को 90% कहने की बात कही थी, मानवर कांशीराम 85% जोड़ते थे, आप उसको और बढ़ा के 90% कर लीजिए। वो 90% समाज तो आज जातियों में बटा हुआ है, और केवल मंच पर यह अफसोस कि हम इतने संख्या में 90%, और शासन कौन कर रहा है? शासन वो कर रहा है जो सम्राट अशोक के चिन्ह, अशोक स्तंभ को और उनके जो प्रतीक हैं, जो धम्मचक्र प्रवर्तन का चक्र है, उसको भी आज खतरे में डालकर इस देश का संविधान बदलना चाहता है। इसलिए सम्राट अशोक के वारिसों, आपके सामने सबसे बड़ा खतरा आपके इतिहास को मिटा देने का है। और वो भी एक कैसे लोगों के साथ काम कराया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कि वो भी तो ओबीसी हैं। और अगर ये खतरा इस मंच पर डिस्कस नहीं होगा तो जयंती मनाकर कल आप वापस लौटोगे तो अंत में होगा क्या? 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, केवल इतनी पॉलिटिकल बात करने आया हूं। आखिरी चुनाव है, उसके बाद सिलेबस बदल दिया जाएगा, इतिहास की किताबें बदल दी जाएंगी, और यह बदल के पढ़ाया जाएगा कि सम्राट अशोक भी सबसे बड़े हिंदू थे और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। हम उनका अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। यह खतरा हमारे सामने साफ तौर पर है। अगर सिलेबस बदल दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए, तो नई पीढ़ी के लोगों को एक दिन किताब में पढ़ाया जाएगा कि चंद्रयान 3 इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि उस समय जो राजा था वो चंद्रयान को उठाकर ले गया और वहां चंद्रमा पर रख के वापस चला आया और 56 इंच की छाती चौड़ा करके कहा कि मैंने ये काम किया है। ये सीधे सिलेबस में लिखा जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो हरियाणा और महाराष्ट्र 2 जगह की किताबों का मैं रेफरेंस देकर जा रहा हूं। सिलेबस बदल दिया जाएगा, और सिलेबस बदल दिया जा रहा है, और आपके लोगों को कलम और किताब से दूर कर दिया गया। कलम और किताब अगर खतरे में आ गई तो फिर तो आपको कुछ बचेगा नहीं। अब आइए कैसे? जगदेव बाबू को याद करने का मतलब क्या है? जगदेव बाबू ने कहा कि 90 लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। आज 90 लोग जगदेव बाबू होते आज, तो जगदेव बाबू सबसे आगे खड़े होकर कहते, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश के मजदूर, इस देश का पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाएं, अब की सावन भादो में गोरी कलैया। अरे भाई, पुराने लोग, आप लोग नारा नहीं सुने क्या? हम तो आप लोगों की जितनी उम्र होगी, हमारी जितनी उम्र है उतना तो आपने संघर्षों में जिता दिया है। तो हम तो बहुत सामान्य छोटे लोग हैं, जो उन्होंने लिखा पढ़ा है वही बोल रहे हैं। उस नारे का क्या हुआ? सीधे से मेरा सवाल है, उस नारे का हुआ क्या?
जगदेव बाबू केवल ऐसे ही महापुरुष हैं कि जयंती पर याद कर लें, और उनका विचार कहाँ गया, और उस विचार का जो तेवर था उस तेवर को याद करिए। और वो आज का ही दिन रहा होगा। मैं गया हूं उनकी अपनी सरजमी कुर्था हो या उधर जहानाबाद का पूरा इलाका, जगदेव बाबू किसानों का आंदोलन कर रहे थे, साजिश करके उनको मारा गया, साजिश करके उन्हीं के आसपास रहने वाले लोगों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और इतना जलील तो कोई और नहीं हुआ होगा जितना अपमान इस देश में जगदेव बाबू का किया गया। और जब पानी मांगने पर उनके ऊपर पेशाब किया गया तो मुझे लौट कर वो बात समझ में आई कि प्रकृति में कहीं भी अगर जगदेव बाबू होंगे तो उस दिन भी रोए होंगे जिस दिन वो इतिहास दोहराया गया और मध्य प्रदेश के एक आदिवासी के ऊपर एक वैसे ही व्यक्ति ने उसके ऊपर पेशाब किया। ये भारत कहाँ बदला और किसके लिए बदला है, ये सवाल आज यहाँ से पूछना जरूरी है। जिनके लिए जगदेव बाबू लड़े उनको मिला क्या आज तक? जितना मिला है वो हम सारे लोग खड़े हैं। और इसलिए केवल उस इतिहास को याद करके मैं आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा हूं। और वो गुजारिश केवल इस बात की है कि जब समुद्र लांघना हो ना तो नदियों की लंबाई नहीं नापी जाती, सीधी सी बात है। जगदेव बाबू एक समुद्र का नाम है। तमाम जातियों की नदियां जाकर एक सागर में मिल जाती हैं, तब कोई फूले, अंबेडकर, पेरियार और जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा बनते हैं। उनको अब जातियों में बांटे तो हम सब बंटकर खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखना होगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।